आगे देखते हैं क्या है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। हम लोग संघीय व्यवस्था के बारे में तो जान चुके थे, लेकिन ये काम कैसे करती है, चलती कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि ये काम करती है संविधान के अकॉर्डिंग, क्योंकि संघीय व्यवस्था अगर आपको चलाना है तो संविधान होना जरूरी है और संविधान के अनुसार ये काम करती है संघीय व्यवस्था। लेकिन भारत की स्थिति के बारे में हम बात करते हैं कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। हमारा देश आजाद हुआ उस समय हमारा देश जो है टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, अब जब छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था तो सबको अब क्या करना था, जोड़ना था। क्योंकि हम बोले थे ना इससे पहले कि आके संघ बनाना और एक लेकर संघ बनाना। तो ये इंडिया क्या करना था, सबको लेके जो है एक संघ बनाना था, सबके साथ मिलके संघ बनाना था, ऐसा कंट्री का निर्माण करना था। अब छोटे छोटे प्रांतों में जब लोग थे तो सबकी अलग भाषा, अलग संस्कृति थी, जिसको किस आधार पे इंडिया के संविधान में जोड़ा जाए ये बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए रेडी थे, कुछ लोग ना जुड़ने के लिए रेडी थे। सबको समझाना पड़ रहा था कि आखिर ये वर्क कैसे करेगा, ये पूरा एक देश बन रहा है बहुत बड़ा, तो ये सब मिलके काम कैसे करेगा। तो यहाँ एक संविधान होगा, उस संविधान के अकॉर्डिंग हर कोई काम करेगा। तो यहाँ पे एक निर्णय निकला कि भाषा के आधार पे राज्य को बांटा जाए। तो भाषा के आधार पर राज्य को बांटना, क्योंकि राज्य को बांटना भी तो था, क्योंकि राज्य का कुछ क्षेत्र में भी उलटफेर हो रहा था। ठीक है, क्षेत्र में, एरिया में उलटफेर हुआ। ठीक है, भौगोलिक जिसको बोल सकते हैं कि भौगोलिक मापदंड में उसको चेंजेस आया, लेकिन भाषा के आधार पे उसको बांटना ठीक लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि लगभग 1500 भाषा बोली जाती थी पूरे इंडिया में। लगभग उसमें से 114 का एक ग्रुप बन गया। समझ गए ना, जैसे झारखंड में, अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पे झारखंडी भाषा नागपुरी बोला जाता है। देखिए यहाँ नागपुरी के साथ खोटा, ठीक है, खोटा नागपुरी बोला जाता है। बहुत सारे भाषाएं हैं, हिंदी। तो कहने का मतलब है कि इसको भाषा के आधार पे बांट दिया गया। तो भाषा के आधार पे बांट दिया गया तो संविधान में लगभग जो है 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। ठीक है, उसमें से हिंदी जो है राष्ट्रभाषा, हम लोग जानते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी के साथ और भी 21 भाषा जोड़े गए हैं संविधान में। तो ये सभी जो है राष्ट्रभाषा के अंतर्गत ही आते हैं, ये 22 भाषा। पूरे इंडिया में हिंदी जो है वो लगभग 40% ही बोली जाती है। कितनी? 40% पूरे इंडिया में। अब संविधान रूप से 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा की दर्जा मिली हुई है। तो भाषा के आधार पे तो इसको स्टेट को बांट दिया गया। जैसे झारखंड में भी नीति आ रहा है कि यहाँ पे अपना, हर स्टेट का अपनी नीति है, अपना भाषा है, उसी आधार पे। इससे क्या चीज का फायदा होता है कि उस क्षेत्र के लोगों को जो है जॉब मिल सके और वो अपने क्षेत्र को डेवलप कर सके। मान लीजिए कि हमको बंगाली नहीं आता है और वहां पे हिंदी का भाषा है, हर भाषा वहां पे लागू कर दिया जाए तो इधर का लोग वहां जाके जॉब करेंगे, लेकिन बंगाली भाषा जब करेंगे तो वहीं के लोग वहां जॉब करेंगे, जिससे उनकी डेवलप होगी, विकास होगी। झारखंड में भी ये नीति लागू हो रहा है ताकि यहाँ के लोग जो है उस भाषा का उपयोग कर सके और उनकी डेवलप हो सके। समझ रहे हैं ना। तो ये भाषा के आधार पे हमारे देश के राज्यों को बांट दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्र और राज्य का संबंध
केंद्र और राज्य का संबंध जो है समय के अनुसार कभी कभी बहुत बिगड़ते चला जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी सरकार भी बन रही थी जिसका नाम था गठबंधन। गठबंधन मतलब छोटे छोटे गुट मिलके गठबंधन करके सरकारें चला रही थी। और ये 1990 में जब है हमारे देश में गठबंधन की सरकार हुई तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा वहाँ पे, क्योंकि हर छोटी छोटी पार्टी जो है से गठबंधन करके बड़ा पार्टी बना रहे थे और सरकार बना रहे थे। तो भारत में इस सब से बचने के लिए भारत में विकेंद्रीकरण, यानी कि भारत जो है, अब मान लीजिए कि भारत को अच्छा डेवलपमेंट कराने के लिए इसको शक्तियों का बंटवारा करना पड़ा। शक्तियों का बंटवारा यानी कि छोटे छोटे प्रांतों में देना पड़ा। तो एक पंचायती राज आया। तो आता है अब पंचायती राज। ये लगभग पंचायती राज 1992 को लागू कर दिया गया, 73 और 74 संशोधन में। ये हालांकि पंचायती राज जो है आपका वो बहुत पहले हमारे संविधान में दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में एक बहस होती है जो कि काफी लंबी चौड़ी बहस होती है। महात्मा गांधी का मानना था कि गांव का विकास तभी हो सकता है जब छोटे छोटे पंचायत हो, लेकिन अंबेडकर का मानना था कि अगर ऐसा होता है तो सत्ता फिर से गांव के पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा और वो अपने ढंग से मनमानी करेंगे और गांव का विकास नहीं हो पाएगा। तो दोनों का तर्क अपने अपने जगह में सही था। इसके लेके बहुत बहस चला। बाद में इसका निर्णय ये हुआ कि रहेगा जो स्टेट इस कानून को अपनाना चाहेंगे वो अपना सकते हैं। ठीक है, इस पे मैंने एक वीडियो बना के डाला है पंचायती राज पे, पूर्ण रूप से उसमें मैंने आपको पूरा इसी के बारे में, टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया है। ठीक है, तो उस पे आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ग्राम पंचायत। ये ग्राम पंचायत क्या होती है? गांव के या ग्राम के समूह मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। जो गांव है ना, कस्बा, वो समूह मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। और ग्राम पंचायत क्या करता है कि ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति का निर्माण करता है। और जो पंचायत समिति होते हैं वो पूरे मिलकर जिला परिषद का निर्माण करते हैं। ये तो समझ गया। ये जो ग्राम पंचायत क्या हुआ? ग्राम पंचायत का निर्माण कौन कर रहा है? तो गांव के, ग्राम और गांव के जो लोग हैं वो मिलकर ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। और ग्राम पंचायत का निर्माण करता है तो ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाता है? पंचायत समिति बनाता है। और पंचायत समिति मिलकर क्या बनाता है? तो जिला परिषद बनाता है। और एक होता है नगर निगम। बिल्कुल, ये भी, ये ग्राम के लिए हुआ था, गांव के लिए, ये शहर के लिए है। ये जैसे काम करती है ठीक उसी प्रकार ये भी काम करती है। आपके ग्राम मतलब कि ग्राम में, गांव में विकास के लिए उस गांव के समझना होगा। ठीक है, उस गांव को हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये लोग जो है गांव का ढांचा बताएंगे प्रॉब्लम, और इनका प्रॉब्लम को ये समझेगा पंचायत समिति। और पंचायत समिति इसी प्रॉब्लम को लेके जाएगा जिला में कि हमारे गांव में इस चीज का प्रॉब्लम है, और ये आगे नेता एमएलए तक पहुंचाएगा समस्या को। और वहां से बिल पास करवा के, मान लीजिए कि स्कूल ही बनाना है तो पहले ये एक अति दिया कि हमारे गांव में स्कूल एक भी नहीं है, एक स्कूल होना चाहिए। ये यहाँ तक बात पहुंचा। ये पंचायत समिति क्या क्या जिला परिषद तक बात पहुंचाया। जिला परिषद क्या क्या एमएलए नेता तक बात पहुंचाया। वो लोग आगे तक वहां से सेशन करवा के यहाँ तक आएगा और स्कूल कॉलेज बनेगा। गांव के छोटे छोटे सिंचाई से लेके हर कुछ, इनका एक क्षेत्र दिया हुआ विशेष कार्य करने के लिए कि इस क्षेत्र पे ये डिस्कस करेंगे। समझ गए ना? और अपने गांव के जहां पे ईमानदार ग्राम पंचायत होते हैं, समिति के लोग होते हैं, ठीक है, जहां एकदम ईमानदार होते हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है? अपने गांव को चमका के रख दिए, पूरा डेवलप करके रख दिए। ऐसा नहीं कि यहां नहीं हो सकता, यहां भी हो सकता है।
नगर निगम भी उसी प्रकार काम करती है, ये शहर में काम करती है। शहर में छोटे छोटे समस्याओं को दूर करने के लिए नगर निगम का गठन हुआ है, और ये नगर निगम क्या करता है कि अपने आसपास जो समस्या है, जैसे नली जाम या फिर गली मोहल्ले में कचरा का निपटारण करना, छोटी मोटी बिजलियां का प्रॉब्लम होना, ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए नगर निगम बैठा हुआ है। तो ये एक व्यवस्था था, संघीय शासन किस प्रकार काम करती है, एकदम संक्षिप्त में और शॉर्ट में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल ये टॉपिक्स यहीं पे इंड होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। फिलहाल के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद,